Hello and welcome to today's class. I'm Dr. Niti Rathor, author of chempundit.com. आज पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9 सॉइल। सॉइल अपर मोस्ट लेयर है ऑफ अर्थ क्रस्ट जहां प्लांट्स ग्रो करते हैं। अपर मोस्ट लेयर यानी जो हमें दिखाई देती है वो लेयर जहां प्लांट्स ग्रो करते हैं। नॉर्मली जिसे हम मिट्टी कहते हैं, इट इज नोन एज सॉइल। सॉइल के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आज। किस तरह की सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। साथ ही पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन और इसके रेमेडियल मेजर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट इज सॉइल। सॉइल अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट है जहां प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी ये वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है। ठीक, तो जिसे हम हिंदी में मिट्टी कहते हैं, बेसिकली दैट इज ओनली is known as soil in English. सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर इसी पर बेस्ड है। सभी तरह का क्रॉप प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ठीक, और एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल की, तो सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट्स? इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि सॉइल प्लांट्स को एंकरेज प्रोवाइड करती है। एंकरेज मीन्स इन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि ये सॉइल में इरेक्ट खड़े रह सकें, अपनी पोजीशन पे रह सकें। और साथ ही ये प्रोवाइड करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, जो इनकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है। एग्रीकल्चर एसेंशियल है, ये हम जानते हैं। विदाउट एग्रीकल्चर तो हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और अगर बात करें इंडिया जैसी कंट्री की, तो इंडिया इवन टुडे आफ्टर सो मच ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज भी इंडिया की मेन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है इन द इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ हमारे लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। साथ ही सॉइल इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, यानी सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि टर्माइट्स है, अर्थवर्म है, बीटल है एंड मेनी 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 अदर्स। सो दैट इज व्हाई सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पिक्चर में आप देख सकते हैं, सॉइल का एक पिक्चर मैंने दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, हम देखेंगे कि सॉइल बनती कैसे है। ये पिक्चर आपको दिया हुआ है, इसमें सब शो किया है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बेसिकली बनती है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नाउ व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स विंड के एक्शन से, वाटर के एक्शन से यानी कि रेनफॉल से, बहती हुई रिवर्स और स्ट्रीम से और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण ये ब्रेक हो जाती हैं इनटू स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। रॉक के पार्टिकल्स में बेसिकली प्रोसेस ये होती है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन जो रॉक्स में क्रैक्स होते हैं, इसमें वाटर फिल हो जाता है और विंटर सीजन में ये वाटर फ्रीज हो जाता है। एंड सिंस वी नो दैट वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, तो जब ये फ्रीज होगा तो ये एक्सपैंड होगा, और जब एक्सपैंड होगा तो एक प्रेशर अप्लाई होगा रॉक्स पर। इस वजह से रॉक्स टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है। इसके अलावा विंड के एक्शन से भी रॉक्स टाइनी पार्टिकल्स में टूटती हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इसके अलावा रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो झरने की तरह मोस्टली ऊपर से बहती हैं, या बिकॉज ऑफ रेनी सीजन भी ऐसा होता है कि पहाड़ों में से पानी जो है वो बहना शुरू हो जाता है झरने की तरह। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो रॉक्स जो है वो वेदर होते हैं। ये जो रॉकी पार्टिकल्स हैं ये ह्यूमस में मिक्स हो जाते हैं और एक अच्छी फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। इसके अलावा जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, इनको बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके बनाता है ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस कहते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर which is produced by decomposition of dead plants and animals by the action of bacteria and fungi. Humus is a very important for soil. Why? Because it contains nutrients and minerals required for plant growth. ह्यूमस में प्लांट ग्रोथ के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, और इसीलिए ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉइल। सॉइल में जितना ज्यादा ह्यूमस होगा, यानी जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतनी ही रिच होगी सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स, और वो उतनी ही अच्छी होगी फॉर प्लांट ग्रोथ। क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। Let's see what is soil profile. Soil profile क्या है? It is the vertical section of a soil showing different layers of the soil. ये आपको दिख रहा है। सॉइल का अगर एक वर्टिकल सेक्शन हम निकालें तो वर्टिकल सेक्शन में टॉप मोस्ट लेयर से लेकर नीचे तक जो लेयर है, इस पूरे वर्टिकल सेक्शन को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, हर लेयर को डिफरेंशिएट किया जाता है सॉइल प्रोफाइल में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। इन सभी लेयर्स को होराइजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होराइजन। तो टॉप मोस्ट लेयर से अगर हम शुरू करें तो लेयर ए टॉप मोस्ट लेयर जो है, इसे ए होराइजन या टॉप सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ए होराइजन या टॉप सॉइल। ये वो सॉइल है जो हमें दिखाई देती है, टॉप मोस्ट लेयर जहां पर प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। तो दिस इज द अपर मोस्ट लेयर, और ये डार्क, आप कलर देखिए, इट इज डार्क इन कलर एंड इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। तो जो टॉप सॉइल है या जो ए होराइजन है, ये अपर मोस्ट लेयर है, पहली चीज। दूसरी बात, डार्क है कलर में, और तीसरी चीज की ह्यूमस और मिनरल्स में ये क्या है? बहुत ही रिच है, यानी बहुत ज्यादा ह्यूमस और मिनरल्स इस लेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अगली बात, ये लेयर सॉफ्ट एंड पोरस है और इसमें बहुत सारा वाटर रिटेन ये कर सकती है। ठीक है, तो ये जो लेयर है सॉफ्ट भी है, पोरस भी है, इसमें पोर्स हैं, और इसीलिए काफी वाटर को रिटेन रख सकती है, यानी वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, सोख के। ह्यूमस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है ना, और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, इसलिए ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक, यही लेयर है ए होराइजन या टॉप सॉइल, यही लेयर है जिसमें बहुत सारे, मैंने आपको बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये होम है। यहाँ सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वर्म्स, टर्माइट्स, बीटल, रोडेंट्स एटसेट्रा, ये सब इसी लेयर में रहते हैं। क्लियर? सो दिस मच इज क्लियर अबाउट द टॉप सॉइल। इसके बाद आती है सेकंड लेयर, जो कि कलर में लाइट है, और इसे कहते हैं बी होराइजन या मिडिल लेयर। ठीक है, बी होराइजन या मिडिल लेयर। इस लेयर में क्या क्या होता है? इसमें लेस ह्यूमस होता है, ह्यूमस का अमाउंट यहाँ कम है, लेकिन मिनरल्स यहाँ ज्यादा हैं। मोर मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। ये लेयर टॉप सॉइल से थोड़ी हार्डर है और ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो सेकंड जो लेयर है, इसमें ह्यूमस कम है, मिनरल ज्यादा है, और ये ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू द टॉप लेयर। ठीक, नेक्स्ट इज सी होराइजन। सी होराइजन आप देख रहे हैं, ये वाला जहां पे छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, सी होराइजन या सब स्ट्रेटम। अब यहाँ पर क्या क्या है? ये है थर्ड लेयर, और इसमें स्मॉल रॉक्स हैं विथ क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस। यहाँ छोटी छोटी रॉक्स रहती हैं जिनमें क्रैक हैं और क्रेवाइसेस भी हैं। क्रेवाइसेस होती है पतली पतली स्पेस, गली टाइप होती है। ठीक है, तो ये जो लेयर है इसके नीचे होती है बेड रॉक।
ठीक। बेड रॉक जो कि बहुत ही हार्ड है, आप देख सकते हैं पिक्चर में ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज बेड रॉक। तो इसके नीचे होती है बेड रॉक जो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही डिफिकल्ट है टू डिग। जाहिर है कि क्योंकि ये बहुत हार्ड है, क्योंकि यहाँ मेन रॉक है, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट है टू डिग, यानी इसमें खोद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको थर्ड लेयर ध्यान रखनी है। थर्ड लेयर इज होराइजन सी, नोन एज सबस्ट्रेटम। ठीक, छोटे छोटे रॉक्स है यहाँ पे विथ क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस। इसके जस्ट नीचे बेड रॉक है और बेड रॉक इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग। क्लियर? लेट्स सी कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। कॉम्पोजिशन मतलब कि सॉइल किस चीज से बनी है, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सॉइल में बेसिकली मिनरल पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल एंड क्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेत भी है, सिल्ट भी है, ग्रेवल है, ठीक है, और क्ले है, मिट्टी भी है। दूसरी चीज है यहाँ पर ह्यूमस, जो हमने अभी देखा था। सॉइल में ह्यूमस भी प्रेजेंट है। ह्यूमस में क्या है? ह्यूमस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ह्यूमस को अभी हमने पढ़ा था। ह्यूमस एग्जैक्टली क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर जब बैक्टीरिया एंड फंजाई इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक कर देते हैं इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, और ये इस तरह से ये डिकम्पोजिशन करने के बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर बचता है, जो प्रोड्यूस होता है, इट इज नोन एज ह्यूमस। यहाँ हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा दैट एक्ट अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रेक द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वंस। इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमस की? ये ये सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बनाता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये इम्प्रूव करता है क्लेई सॉइल का टेक्सचर। जो क्लेई सॉइल होती है, क्ले जैसी सॉइल होती है, उसका ये टेक्सचर इम्प्रूव करता है। और ये सैंडी सॉइल, जिस सॉइल में सैंड बहुत ज्यादा होती है, रेतीली सॉइल बोलते हैं। सैंड सॉइल जो है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है नॉर्मली, क्योंकि रेत होने की वजह से जितना भी पानी है वो सारा तुरंत ड्रेन हो जाता है कम से कम टाइम में। तो इस तरह की सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर इसमें ह्यूमस ज्यादा मात्रा में है तो। इसके अलावा सॉइल में होता है सॉइल वाटर। जाहिर बात है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होगा उसे सॉइल वाटर कहेंगे। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं। इन स्पेसेस में या तो एयर होती है या वाटर होता है। वाटर इन नैरो स्पेसेस में से मूव करके नीचे जाता है और प्लांट रूट्स को अवेलेबल होता है, और फिर प्लांट रूट ये वाटर लेते हैं और इसको पहुंचाते हैं बाकी सभी पार्ट्स तक। ये वाटर कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है और इसीलिए इससे वाटर को कैपिलरी वाटर कहते हैं। ठीक, क्लियर? अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज सॉइल एयर। सॉइल एयर यानी सॉइल स्पेसेस में जो भी एयर प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज सॉइल एयर। ये जो एयर है, इसमें लेस ऑक्सीजन है, और क्या है? लेस ऑक्सीजन है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मॉइस्चर है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, जाहिर सी बात है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है, लेकिन सॉइल में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। जितना एयर में है इतना नहीं रहेगा। रेनी सीजन में क्या होता है, ये जो स्पेसेस हैं ये वाटर से फिल हो जाते हैं, और समर में यही वाटर इवेपोरेट हो जाता है और मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का डिक्रीज हो जाता है। यही रीजन है कि समर्स में हमें प्लांट्स को बार बार वाटर देना पड़ता है। अगर आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं तो इरिगेशन में जो वाटर सप्लाई किया जाता है प्लांट्स को, वो दिन में 2-3 बार भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बहुत तेज धूप के कारण, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से मॉइस्चर पूरा सॉइल में से निकल जाता है और प्लांट्स को जो पानी की आवश्यकता है वो काफी कम हो जाती है।
दैट इज वाई वाटरिंग बार बार की जाती है। ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। आप घर में देखिएगा, आपकी मम्मी अगर गार्डनिंग करती हैं, कुछ भी प्लांट्स अगर उन्होंने लगाए हैं पॉट्स में, तो मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, किचन में से जो भी वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, या फ्रूट के पीसेस हैं, फ्रूट खराब हो गया है, इस तरह की चीजों को आप देखिएगा वो जो प्लांट की मिट्टी है उसमें मोस्टली वो उसको यूज करती हैं। और वो इसलिए यूज करती हैं क्योंकि ये सभी चीजें ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच होती हैं और प्लांट को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक। लास्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं प्लांट्स में, वो लिविंग एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स दोनों ही होते हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब क्या है, ये डीकम्पोजर्स हैं, क्योंकि ये डेड मैटर को डीकम्पोज करके कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स हैं उनको सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। जो प्लांट सॉइल में होते हैं वो इंक्लूड करता है अलगी, मोल्ड, मशरूम, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लांट्स इंक्लूड अलगी, मोल्ड्स, मशरूम। एनिमल्स इंक्लूड करते हैं अर्थवर्म, सेंटीपीड, मिलीपीड, बीटल्स, टर्माइट और बहुत तरह के दूसरे इंसेक्ट्स। ठीक। वर्म्स क्या करती है, वर्म सॉइल में बरो बना लेते हैं और सॉइल के साथ अच्छे से। अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटा होता है, इट इज रिच इन नाइट्रोजन और ये सॉइल में नाइट्रोजन देता है, तो ये सॉइल को नाइट्रोजन में रिच बनाता है। ठीक है। इसीलिए अर्थवर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल। इवन जो फार्मर्स हैं ये स्पेशली अर्थवर्म्स को लाकर और स्पेशली इसको सॉइल में ऐड भी करते हैं अगर अर्थवर्म नहीं है तो। ठीक है। और इसीलिए अर्थवर्म को क्या कहा गया है, अर्थवर्म को कहा गया है फार्मर्स फ्रेंड या नेचर्स प्लोमैन, ये लिखा हुआ है नेचर्स प्लोमैन। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड एज नेचर्स प्लोमैन या फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर का दोस्त क्यों है? बिकॉज इट्स एक्सक्रीटा कंटेन्स नाइट्रोजन विच इज वेरी वेरी गुड फॉर सॉइल। ठीक है। और इसीलिए अगर अर्थवर्म ज्यादा से ज्यादा सॉइल में है तो दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स और ये बहुत ही अच्छे होते हैं फॉर क्रॉप ग्रोथ, फॉर प्लांट ग्रोथ। सो दिस वन इज क्लियर। सॉइल का कॉम्पोजिशन इज क्लियर टू एवरीवन। सॉइल में क्या क्या है एक बार टिप्स पे रिवाइज करेंगे। मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये पांचों चीजें हमने प्रॉपरली डिस्कस की। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप की हो सकती है? बेसिकली सॉइल इज ऑफ 3 मेन टाइप्स। पहली सॉइल हम डिस्कस करेंगे, पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज सैंडी सॉइल। क्या है ये? सैंडी सॉइल। सैंडी यानी सॉइल जिसमें रेत का, सैंड का पोर्शन ज्यादा होता है, इसे सैंडी सॉइल कहते हैं। सॉइल में पार्टिकल साइज हम जानते हैं ये ज्यादा होता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए सॉइल में पार्टिकल साइज ज्यादा होता है सैंडी सॉइल में। और सॉइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉइल का पार्टिकल साइज। ठीक। जितना ज्यादा पार्टिकल साइज होगा उतनी ही ज्यादा स्पेस होगी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर से फिल्ड होगी। ठीक है। और ऐसी सॉइल बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी, ये पानी को बहुत देर तक अब्जॉर्ब नहीं रखेगी, वेल एरेटेड रहेगी, लाइट एंड ड्राई रहेगी। ठीक है। तो हमेशा सॉइल का अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज ये एयर से फिल्ड रहता है। और ऐसी सॉइल वेल ड्रेन्ड, वेल एरेटेड, लाइट एंड ड्राई रहती है, जो कि बहुत सी प्लांट्स के लिए, बहुत सारे प्लांट्स जिन्हें बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके लिए सैंडी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल। क्लियर? सेकेंड इज क्लेई सॉइल।
जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको पिक्चर देखते ही क्लियर हो जाएगा क्लेई सॉइल कैसी होती है और आपने कहाँ देखी है। ठीक है, क्लेई सॉइल जो है, अगर आप सैंडी को का ऑपोजिट सोचें, अगर सॉइल में सैंड नहीं है, रेतीली नहीं है, तो सॉइल बहुत चिपचिपी और स्टिकी सी होती है, उसी को बोलते हैं क्लेई सॉइल। जो सॉइल बहुत स्टिकी होती है, काफी चिपकी हुई होती है, इसमें रूट्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि पार्टिकल साइज इसका बहुत कम होता है और ये काफी स्टिकी सी होती है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रोथ का प्रॉब्लम आता है, रूट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो सॉइल जो कंटेन करता है रिलेटिवली हायर प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। सो वी कैन डिफाइन कि क्लेई सॉइल में फाइन पार्टिकल्स का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, तो ऐसी सॉइल कहलाती है क्लेई सॉइल। और जैसा कि मैंने बताया, फाइन पार्टिकल्स की वजह से ही ये काफी स्टिकी होती है, पार्टिकल्स जो है वो स्टिक रहते हैं आपस में एक दूसरे से। तो इसीलिए यही रीजन है कि इसमें इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी आसानी से इसके थ्रू ड्रेन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए ये स्टिकी है। ठीक है, और इसी वजह से ये सॉइल लेस एरी है, इस सॉइल में के पार्टिकल्स के बीच में एयर कम है और ये हेवी है बिकॉज ऑफ मोर वाटर। जब सॉइल वाटर को रिटेन रखेगी तो ये सॉइल हेवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ठीक है, और काफी समय तक ये गीली रहेगी और सूखने में भी ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। ठीक है, तो क्लेई सॉइल क्या है, लेस एरी है। लेस एरी क्यों है, हमने सैंडी सॉइल में देखा था कि पार्टिकल साइज बड़ा है, तो इसलिए पोर्स हैं, बीच बीच में पोर्स ज्यादा हैं, पोर्स ज्यादा हैं जिनमें एयर भरी है, पोर्स ज्यादा है तो उसमें ज्यादा एयर है। अब यहाँ पोर्स है ही नहीं क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, जब एयर नहीं है इसलिए हमने कहा कि ये लेस एरी है, और पानी ज्यादा है तो ये हेवी है। ठीक है, क्लियर। क्लेई सॉइल में ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लेई सॉइल इज रिच इन मिनरल्स विच आर गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो क्लेई सॉइल जो है वो स्टिकी तो होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन ये मिनरल्स में रिच होती है और इस वजह से प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वाटर बहुत ही धीरे ड्रेन आउट करता है, जिससे सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग हो जाने के कारण कई बार क्रॉप प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। क्या होता है, अगर सॉइल में बहुत टाइम तक वाटर रिटेन रहता है तो सॉइल के रूट्स रॉट हो जाते हैं, मतलब कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो रॉट हो जाते हैं, यानी प्लांट्स सड़ जाते हैं। ठीक, सड़ जाते हैं एंड दे अल्टीमेटली डाई। ठीक है, और एक बात जो मैंने बताई कि रूट्स की प्रॉपर ग्रोथ, रूट्स अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, इस वजह से भी कई बार ग्रोथ प्लांट्स की बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लेई सॉइल को, कुछ अच्छी बातें भी है इसकी और कुछ इसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। क्लियर। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल। इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द सॉइल दैट कंटेन्स द राइट ब्लेंड ऑफ सैंड, क्ले, स्लिट एंड ह्यूमस इज नोन एज लोमी सॉइल। इसका मतलब ये है कि लोमी सॉइल उस तरह की सॉइल है जिसमें सैंड, क्ले, स्लिट एंड ह्यूमस का बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट प्रपोर्शन है या बिल्कुल करेक्ट मिक्सचर है। साथ ही इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हमने सैंडी सॉइल में पढ़ा था कि सैंडी सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम है और पानी इसमें से बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, और हमने क्लेई सॉइल में पढ़ा था कि इसमें वाटर बहुत ज्यादा समय तक होल्ड रहता है और आसानी से ड्रेन नहीं होता है। ठीक, तो उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो बिल्कुल करेक्ट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। साथ ही इस तरह की सॉइल में प्रॉपर एयर स्पेसेस होती हैं
और इसे आसानी से इजीली प्लॉ किया जा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्लेई सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, इस वजह से कल्टीवेशन के लिए प्लॉइंग करना इसमें इजी नहीं होता है। जबकि ये जो सॉइल है इसमें प्लॉइंग बहुत ही इजीली हो सकती है। तो देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप ग्रोथ और फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। राइट, अंडरस्टूड? लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक, सबसे पहली बात तो परकोलेशन क्या होता है? अगर एक सॉइल सैंपल में हम वाटर डालें ऊपर से, तो जो पानी पूरा इसमें से निकलेगा बाहर, है ना, जितना टाइम लेगा बेसिकली, तो ये जो पानी डालने के बाद जो पानी निकलने का जो पूरा प्रोसेस है, इसके थ्रू वाटर पास करके निकलेगा, उसे कहते हैं परकोलेशन, परकोलेट करना। ठीक है, तो अगर हम एक सॉइल में थोड़ा सा वाटर पोर कर दें तो क्या होता है? थोड़ा वाटर तो ये सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी वाटर सॉइल के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाती है परकोलेशन। जिस प्रोसेस में वाटर पास करता है थ्रू द सॉइल इज नोन एज परकोलेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ परकोलेशन डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। ये तो हमने भी पढ़ा ही है। सॉइल के टाइप पर, सॉइल की प्रॉपर्टी पे, सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा उसका परकोलेशन रेट। हम नॉर्मली अगर डिस्कस करें तो जैसा हमने पढ़ा अभी तक, परकोलेशन रेट सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए? सैंडी सॉइल में, है ना। हमने अभी पढ़ा था कि सैंडी सॉइल में पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, यानी बहुत जल्दी से। क्लेई सॉइल की प्रॉपर्टी है कि वाटर को रिटेन रखती है, तो इसमें से वाटर परकोलेट बहुत धीरे धीरे होगा और बहुत टाइम लेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ अ सॉइल सैंपल। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर्स दैट पासेस डाउन द सॉइल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने मिलीलीटर वाटर परकुलेट कर जाता है एक सॉइल सैंपल के थ्रू, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक, अब रेट ऑफ परकुलेशन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम 20 सेंटीमीटर लंबा एक प्लास्टिक का पाइप लेंगे, पीवीसी पाइप। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये डायमीटर में होना चाहिए। आप चाहें तो जो मिनरल वाटर बॉटल आती है ना, उसको भी ले सकते हैं। उसका बेस और ऊपर से इसका नेक आपको काटना पड़ेगा। ठीक, फिर आप चाहें तो जो मेटालिक कैन्स आती हैं कोल्ड ड्रिंक की, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इस पाइप को आपको सॉइल में 2 सेंटीमीटर डीप जो है वो प्लेस कर देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा फिक्स हो जाए। ठीक है, और जो भी सॉइल आपको जिसका निकालना है पर्कुलेशन रेट, वो सॉइल आपको इसके अंदर फिल करनी पड़ेगी पाइप के अंदर। ठीक, अब आप क्या करेंगे? 200 ml वाटर आप लेंगे और इस पाइप को ऊपर से उसको पोर करेंगे सॉइल के थ्रू। वर्टिकली आप पहले पाइप को पकड़ेंगे और फिर वाटर को इस पर से पोर करेंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि पोर करते वक्त वाटर बाहर या आसपास स्पिल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको केयरफुली 200 ml वाटर पोर करना है बिना गिराए हुए। अब आप टाइम नोट करेंगे। टाइम नोट करेंगे जब आपने वाटर पोर करना शुरू किया से लेकर जब तक कि पानी पूरे पाइप के सैंड के जो सॉइल है उसके थ्रू, जब तक वो पर्कुलेट करके पाइप को जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक का आप टाइम नोट करेंगे। ठीक है, और अब आप कैलकुलेट करेंगे पर्कुलेशन रेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये है, पर्कुलेशन रेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ml अपॉन पर्कुलेशन टाइम इन मिनट्स। ठीक, तो कितने मिनट में कितना ml वाटर पर्कुलेट करके गया, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं पर्कुलेशन ऑफ सॉइल, किसी भी सॉइल सैंपल का। ठीक है, पर्कुलेशन रेट डिपेंड करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर?
सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये होगा उसका मॉइस्चर कंटेंट। आपने देखा होगा कि खाली या किसी बैरन लैंड पे, कोई खाली पड़े हुए लैंड पे आप अगर गर्मियों में वहां जाएं तो आप देखेंगे कि लैंड के जस्ट ऊपर की जो एयर होती है वो शिमरी सी दिखाई देती है, शाइन करती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समर्स में सॉइल में जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है ना। जब इवेपोरेट होकर ऊपर आता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो इसके ऊपर सनलाइट जो है वो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, जब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ये हमें शिमरी सा यानी शाइन करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नोट करना, कभी आप ये देखना, कभी मौका मिले आपको तो इसको नोट करना आप। ठीक, तो उसके पीछे ये रीजन है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय अ सॉइल सैंपल है ना, हम कैसे निकाल सकते हैं? पहली चीज तो हम ये जानते हैं कि डिफरेंट सॉइल सैंपल का डिफरेंट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही है। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसी भी एक सॉइल का या डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग 50 ग्राम ऑफ डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। कैसे? इसके लिए हम प्लास्टिक के वो लेंगे, फनल लेंगे, और प्लास्टिक के फनल में हम फिल्टर पेपर या फिर नॉर्मल न्यूज पेपर को कोन बना के उसमें फिट करेंगे। इसमें हम 50 ग्राम ड्राइड पाउडर्ड सॉइल को फिल करेंगे। ठीक है, सपोज हमने 3 तरह की सॉइल ली और इसको हम एक बीकर में प्रॉपरली इसको रख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम वाटर लेंगे। सपोज हमने 10 ml लिया फॉर एग्जाम्पल, मेजरिंग सिलेंडर आता है 10 ml 100 ml अलग अलग कैपेसिटी का आता है। तो 10 ml मान लीजिए आपने लिया। अब इस वाटर को आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर से इस फनल के ऊपर आपको डालना है, फनल में जो सॉइल है उसके ऊपर। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे आप पानी डालते जाएंगे। तब तक आपको डालना है पानी जब तक कि फनल के नीचे से वाटर ड्रिप करना शुरू नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे वाटर ड्रिप करना शुरू होगा हम इसको रोक देंगे प्रोसेस को। ठीक, अब हम क्या करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर में कितना वाटर बचा है उस वाटर को इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे और ये मान के चलेंगे कि इतना वाटर इस सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है या रिटेन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल सैंपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100 आपको दिख रहा है? हाँ, ऐसे देख लो। ठीक है, तो व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, v इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो u माइनस वी अपॉन 50, क्योंकि हमने 50 ग्राम सॉइल लिया था, इंटू 100। तो 50 ग्राम सॉइल सैंपल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया ये हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। तो अलग अलग सॉइल सैंपल के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह की सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया। ठीक है, लेट्स सी किस तरह की सॉइल चाहिए होती है किस तरह की क्रॉप्स को। अलग अलग तरह की सॉइल मिलती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, कहीं पर लोमी सॉइल मिलती है, कहीं सैंडी सॉइल और कहीं पर क्लेई सॉइल। तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और तीनों ही अलग अलग क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो सॉइल प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं और सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं वो है विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो किसी भी जगह की सॉइल प्रोफाइल और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, वो है विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड टेम्परेचर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
क्ले एंड लोमी सॉइल बहुत ही अच्छी होती हैं फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। गेहूं और चना, ये दो चीजों को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल होती है क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। ठीक है, ये हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो पैडी है ये इसको चाहिए होती है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी। इसके अलावा पल्सेस और लेंटिल्स, इनको रिक्वायरमेंट होती है कौन सी? लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस। इसके साथ ही कॉटन की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। कॉटन को ऐसी सॉइल चाहिए जो इजीली ड्रेन आउट तो हो जाए, मतलब पानी तो निकल जाए, लेकिन इसमें काफी एयर होल्ड रहे, काफी सारी एयर की प्रेजेंस इसमें रहे। इस तरह की सॉइल चाहिए होती है कॉटन को। ठीक, क्लियर? सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? जब सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, टॉप लेयर जिसमें ह्यूमस है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, जब ये लेयर रिमूव हो जाती है वाटर से, आइस से या विंड से, तो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, ये पिक्चर आपको दिख रहा है कि काफी सारा पानी बह रहा है, बारिश का है या कुछ बाढ़ जैसी आई हुई है ना? तो इस तरह से जब बहुत सारा वाटर फ्लो करता है रेन में, रेनी सीजन में, तो जब ये बारिश का जो पानी होता है ये अपने साथ साथ टॉप लेयर सॉइल की ले जाता है, उसको बहा कर ले जाता है, फ्लो करके ले जाता है। इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। अगर बहुत तेज विंड चल रही है, बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो वो भी टॉप सॉइल को उड़ाकर ले जाता है अपने साथ। इसी प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक, अब सॉइल इरोजन से क्या होगा बताइए? सॉइल इरोजन क्यों होगा और कहां पर होगा? हम ये जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लैंड की जरूरत है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री बनानी है, रेसिडेंशियल एरियाज बनाने हैं, ऑफिसेज बनाने हैं। तो क्या करते हैं? लैंड को कट, जो ट्रीज हैं उन्हें कट कर देते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नॉर्मल लैंड, नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है? जब एक सॉइल में जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो टॉप लेयर हो जाएगी लूज, और ये बहुत ही आसानी से विंड या एयर से ये रिमूव हो जाएगी और सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। तो सॉइल इरोजन ऐसी एरियाज में सबसे ज्यादा रहता है जहां पर या तो वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, प्लांट्स बिल्कुल नहीं है, यानी कि डेजर्ट्स। ऐसे एरिया में सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा सिवियर होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब बात करेंगे इसके कॉजेस की। सॉइल इरोजन क्यों होता है? फर्स्ट रीजन ऑफ सॉइल इरोजन इज डिफॉरेस्टेशन। देख रहे हैं आप, द फर्स्ट कॉज इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, मैंने अभी बताया कि जब ट्रीज नहीं होंगी तो सॉइल लूज हो जाएगी और बहुत ही आसानी से इट विल गेट कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, अगर ट्रीज काटी जाएंगी, तो उतना ही ज्यादा सॉइल इरोजन होगा। ठीक, सेकेंड रीजन है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, सेकेंड रीजन है ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग तो जरूरी है, जो कैटल है, दूसरे एनिमल्स हैं, इनको ग्रेज कराना। जो ओपन लैंड होता है वहां पर प्लांट्स वगैरह जो है बहुत रहते हैं, नॉर्मली उग जाते हैं, तो क्या करते हैं, इस पे ग्रेजिंग कराई जाती है, एनिमल्स को ले जाते हैं ताकि वो ये इसको कंज्यूम कर लें, है ना? लेकिन ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज्यादा ग्रेजिंग के लिए कैटल को छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, जाहिर बात है सारे के सारे प्लांट्स को वो खा जाते हैं और प्लांट जो लैंड है वो बैरन हो जाता है। ठीक है, वही रीजन है, जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करती हैं?
प्लांट्स एंड ट्रीज सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, होल्ड करके। जब प्लांट्स और ट्रीज नहीं होंगे तो बस सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से कैरी अवे हो जाएंगे विथ हेवी रेन्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स एटसेट्रा। तीसरा रीजन है पुअर फार्मिंग मेथड्स। पुअर फार्मिंग मेथड्स, अगर अब पुअर फार्मिंग मेथड क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतना ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो फार्मर को एक ही लैंड पे बार बार एक ही क्रॉप को ग्रो करना पड़ता है, बार बार प्लॉइंग होती है ना, बार बार मिट्टी ऊपर नीचे करनी पड़ती है। तो ये एक्सेसिव प्लॉइंग होती है, टिलिंग होती है ऑफ फील्ड टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। इससे भी सॉइल लूज हो जाती है, और जैसे ही सॉइल लूज हुई फिर तो हम जानते ही आगे का प्रोसेस। जितनी ज्यादा सॉइल लूज होगी उतनी ही आसानी से वो बह जाएगी पानी के साथ, कैरी अवे हो जाएगी विद विंड। तो ये है तीसरा रीजन। और चौथा रीजन है फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग ऑफ द रिवर। इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नदियां होती हैं या ज्यादा बारिश के सीजन में बहुत सी ऐसी नदियां होती हैं जिनमें फ्लड आ जाता है, ठीक है, लगभग हर ही सीजन में ऐसा होता है। तो इस टाइप के रिवर्स में भी ये जो ओवर फ्लडिंग होती है, बार बार फ्लड आता है, इसकी वजह से भी आसपास का जो भी लैंड है वो सारा हेवी रेन, ये जो पानी है इससे पूरा जो सॉइल है वो वॉश अवे हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 रीजंस हैं सॉइल इरोजन के। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन सॉइल इरोजन बी प्रिवेंटेड? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? भाई जो इसका रीजन है बस उसी का ऑपोजिट इसका प्रिवेंशन होता है, हमेशा याद रखिए। तो सबसे पहला रीजन था डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को काटना। तो इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन होगा एफॉरेस्टेशन, है ना। एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और एफॉरेस्टेशन बहुत अच्छा तरीका है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का। सेकेंड है बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रीजिंग। हमने सेकेंड रीजन पढ़ा था सॉइल इरोजन का, ओवर ग्रीजिंग, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कराना। तो ओवर ग्रेजिंग को अगर अवॉइड करेंगे तो भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरा तरीका है हिली रीजन में, पहाड़ी रीजन में सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? भाई हिल कैसे होती है? ऐसे होती है, ठीक है। तो हिली एरिया में बारिश में ऊपर पानी भर जाता है, फिर वो पानी बहता रहता है, झरने टाइप बन जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, उस स्टीप एरिया से वाटर बहुत तेजी से बहता है, बहुत तेजी से बहता है तो बहुत ज्यादा सॉइल को अपने साथ ले जाता है। तो ऐसी जगह पे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है स्टेप फार्मिंग, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। दिस इज स्टेप फार्मिंग। आप देख रहे हैं सीढ़ियां कैसे बनाई जाती हैं। बस ये सीढ़ियां बनाकर और फिर वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो भी पॉसिबल होती है, जो भी क्रॉप वहां ग्रो कर सकती है इजीली उसे ग्रो किया जाता है। इससे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों? भाई जाहिर बात है कि अगर हम कोई भी चीज एक स्टीप से ढलान है उससे बहाएंगे, मान लो वाटर इसमें से कितनी तेजी से बहेगा, और यही अगर हम सीढ़ियां बना दें तो यही वाटर धीरे धीरे फिर फ्लो डाउन करेगा, है ना। बस यही इसके पीछे रीजन है कि जो वाटर बड़ी इजीली हिली एरिया से एक स्टीप उससे बह जाता है, वही वाटर स्टेप्स की वजह से धीरे धीरे बहेगा और सॉइल इरोजन काफी हद तक प्रिवेंट होगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हमने पढ़े फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। डू पोस्ट योर कमेंट्स, डू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हम सॉइल पोल्यूशन भी पढ़ ही लेते हैं। जब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ही फिनोमिना, ये हमें पढ़ना ही चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसी तरह से होता है सॉइल पोल्यूशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज
contamination of soil with excess chemicals like fertilizers, insecticides, weedicides, pesticides, industrial waste, etc. is called soil pollution. ठीक, जब सॉइल कंटेमिनेट होती है एक्सेसिव केमिकल्स से, एक्सेसिव केमिकल्स कहाँ से आए? जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जाते हैं, है ना, ये केमिकल्स हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, जो क्रॉप पे लगे हुए कीड़ों को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, ये सब भी आफ्टर ऑल है तो केमिकल्स ही। तो अगर इनको एक्सेस में बहुत यूज किया जाएगा तो इसकी वजह से सॉइल भी कंटेमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आता है, जो वो नॉर्मली डंप कर देते हैं लैंड पर, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। इससे भी जो सॉइल है वो कंटेमिनेट हो जाती है। कंटेमिनेट यानी इसमें जब बहुत ज्यादा केमिकल्स आ जाएंगे, हार्मफुल केमिकल्स, तो सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। सबसे कॉमन सोर्स क्या है सॉइल पोल्यूशन का? नंबर 1, डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल। ठीक, यहां मैंने क्यों लिखा है डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की एक वो एक हैबिट ही होती है। कहीं पर भी अगर खाली लैंड पड़ा हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, अपने घर का सारा वेस्ट वहां पर डंप करना शुरू कर देते हैं। आप अपने घर के बाहर निकलो और नजर घुमाओ, आपको चारों तरफ दिखाई देगा। दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, आप देखिएगा अपने आसपास कोई भी खाली लैंड पड़ा है, कोई खाली जमीन पड़ी है, कोई प्लॉट है किसी का जहां घर नहीं बना है, आसपास के लोग जाएंगे और वहां पर घर का जो नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट होता है, किचन वेस्ट, पेपर, पॉलिथीन, सब जाके वहां पर डंप करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इस तरह से डोमेस्टिक वेस्ट से क्या होता है, डोमेस्टिक वेस्ट में जो नॉर्मल ऑर्गेनिक वेस्ट है वो तो डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में ह्यूमस ऐड करता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन प्लास्टिक, जी हाँ, मैं प्लास्टिक की बात कर रही हूँ। जो प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, फूड रैपर्स हैं, चिप्स खाया हमने फेंक दिया, पानी पिया हमने बॉटल फेंक दी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थ्रो कर दी। तो ये जो प्लास्टिक है, दिस इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द सॉइल। क्योंकि ये आपको पता होगा शायद कि प्लास्टिक जो है ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। ये एक पॉलीमर है, इसको लैब में बनाते हैं, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। तो इसीलिए ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है। अगर आप प्लास्टिक का जो हार्ड प्लास्टिक होता है, इसको आप मिट्टी में दबा दें और 10-15 साल बाद भी निकालें तो वो एज इट इज ही बाहर आएगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, और आप ऑर्गेनिक मैटर लीजिए, उसको उसको मिट्टी में दबा दीजिए, 10-12 दिन के बाद आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। इट गेट्स कन्वर्टेड टू ह्यूमस, इट गेट्स कन्वर्टेड टू ह्यूमस टू न्यूट्रिएंट्स। तो ये डिफरेंस है। डोमेस्टिक मटेरियल को करने से, डंप करने से प्लास्टिक ऐड होता है टू एनवायरनमेंट, टू द सॉइल, और ये प्लास्टिक सॉइल को खराब करता है। इसमें केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स भी मिट्टी में आ जाते हैं और ये प्लास्टिक तो डिकम्पोज होता ही नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक आपने सुना होगा, प्लास्टिक की पॉलिथीन जो एनिमल्स होते हैं जैसे काव है, ये मोस्टली खाने के साथ उसको खा लेती है और ये पॉलिथीन डाइजेस्ट नहीं होता है। कहाँ पर? काऊ की स्टमक में, और अल्टीमेटली ये उसकी डेथ का कारण बन जाता है। तो इसलिए भी प्लास्टिक बहुत ही खराब है फॉर एनवायरनमेंट। और इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इस बात का पर बहुत जोर देती है कि प्लास्टिक का जो यूज है उसको रिड्यूस किया जाए, है ना। नो पॉलिथीन जोन्स बनाए जा रहे हैं, नो प्लास्टिक जोन्स, यानी ऐसे एरियाज जहां पर आप पॉलिथीन लेकर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी पॉलिथीन अलाउड ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे अपने आसपास सभी शॉपकीपर्स आजकल आपको प्लास्टिक बैग की जगह मोस्टली पेपर बैग देते हैं, बिकॉज पेपर बैग्स आर रिसाइकलेबल। पेपर बैग रिसाइकल होके दोबारा पेपर बैग जो है वो बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये तो हुआ डोमेस्टिक वेस्ट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल आता है उसको जमीन में ऐसे ही
डंप कर देते हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये सॉइल की क्वालिटी को बिल्कुल खराब कर देते हैं, उसे कंटामिनेट कर देते हैं। ठीक। सेकंड रीजन है, सोर्स है एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और एक होते हैं केमिकल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपने पढ़ा होगा कंपोस्ट, जो खाद बनाते हैं, यही डोमेस्टिक वेस्ट से, सब्जी फल वगैरह से जो खाद बनाते हैं, कंपोस्ट, अर्थवर्म मिला के बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, है ना, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक खाद है। इनसे प्लांट को या सॉइल को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ, क्या बोलेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लाइक डीएपी एटसेट्रा। तो ज्यादा जब फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये प्लांट को तो ग्रो कर देंगे, लेकिन ये सॉइल को हार्मफुली इफेक्ट करेंगे, और ये जो प्लांट है उसको भी ये डैमेज करते हैं। उसके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दे आर नॉट हेल्दी फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है कि हमें कम टाइम में ज्यादा फल सब्जी चाहिए है सेल करने के लिए, तो हम बहुत केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं, तो वो कंजम्पशन के लिए भी हार्मफुल हो जाता है और सॉइल के लिए भी बहुत हार्मफुल हो जाता है। ठीक। थर्ड है आपका एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होता है, जिसके पास रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, ये रेडिएशंस एमिट करता है। इस तरह के का मटेरियल अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से या किसी और इंडस्ट्री में जहां ये यूज होता है, अगर वहां से एक्सीडेंटली ये लीकेज हो जाए इसका, तो समझ लो कि हो गया काम, बिकॉज इट इज वेरी 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 हार्मफुल। इसका असर कुछ दिनों कुछ महीनों तक नहीं, सालों तक, कई कई सालों तक इसका इफेक्ट कम नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है। चौथा रीजन है एसिड रेन। जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है ना, अम्ल वर्षा, तो ये एसिड रेन भी सॉइल को खराब कर देती है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देती है। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है, दिस इज नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है। एसिड रेन का मेन रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्री से एयर रिलीज होती है चिमनीज के थ्रू, इस एयर में सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और यही ऑक्साइड्स बारिश के पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड्स बना लेते हैं, और फिर ये उसी फॉर्म में जमीन पर आता है, तो इसे कहते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर सॉइल। ठीक। तो हमने सॉइल पोल्यूशन जब पढ़ लिया, तो इसके रेमिडियल मेजर्स भी हम समझ सकते हैं। जितने भी सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज को खत्म कर दीजिए या रिड्यूस कर दीजिए, तो हो गया प्रिवेंशन, है ना। तो यहीं पर हम प्रिवेंशन भी पढ़ लेते हैं कि पहला प्रिवेंशन होगा डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को सॉइल में डंप नहीं करना है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ डंपिंग और सेइंग नो टू डंपिंग ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल इनटू द सॉइल। सेकेंड है केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत लिमिटेड यूज हो, या पॉसिबल हो तो ना हो। थर्ड है रेडियो एक्टिव मटेरियल को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना, किसी भी कंडीशन में एक्सीडेंटली लीकेज इसका ना हो, इसको मेक श्योर करना, टू मेक श्योर। थर्ड इज एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना, ताकि एसिड रेन के चांसेस कम हो जाएं। ध्यान रखिए, नॉर्मल एरिया में एसिड रेन नहीं होती है, एसिड रेन इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है, जहां ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है पास पास, वहां के एयर में ये जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये ज्यादा रहते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और इसीलिए यहाँ पर एसिड रेन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। चलिए, सो आई थिंक विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड आई होप कि आपको समझ आए टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स आपके कुछ क्लियर हुए हैं। नहीं हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अपना
क्वेश्चन लिखिए, अपना डाउट लिखिए, एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ठीक. ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड yes, don't forget to share this with your friends. Thank you. Bye bye.